जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता कैसे जवाब दूं इन बच्चों को? मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे? मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। बदलेगा न मेरे बाद भी मौज़े गुफ्तगू, मैं जा चुका हूंगा फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहां नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। संसद से दूर सही, दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। यकीनन यही भाव थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। नमस्कार, शंखरात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज संसद का पोर पोर भावुकता के सागर में गोते लगा रहा था। संसद देख रही थी नेता प्रतिपक्ष की विदाई का पल, और पहली बार देश के प्रधानमंत्री को फूटकर रोते हुए भी। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा से विदाई दी जा रही थी। पीएम की भावनाओं का बांध टूट रहा था। गुलाम नबी आजाद के साथ बिताए दिन, उनके साथ की सियासत और उनके साथ की दोस्ती को याद करके पीएम के आंसू उनके दिल की जुबान बन गए थे। और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगी तो बहुत याद आओगी। और वो फोन जज्बात के लावे ने उफान मारा तो मन का मोम पिघल गया, और मन का मोम पिघल गया, पानी बनकर बाहर आ गया। सिर्फ सूचना देने का नहीं था। रो पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रो पड़ा प्रधानमंत्री का मन, जैसे रो पड़े पीएम के थरथराते हुए शब्द। अपने वो फोन। आज प्रधानमंत्री के शब्द नरम भी थे, नम भी थे। पीएम के शब्दों में आह भी थी, कराह भी थी। चेहरा दुख से जर्द भी था, दिल में अथाह दर्द भी था। उसे कैसे पचाना, पीएम के लिए आज संसद से नेता प्रतिपक्ष नहीं जा रहा था। संसद से जा रहा था एक दोस्त, जिससे सुख दुख साझा किया था। संसद से जा रहा था एक साथी, जिसके साथ गुजरे हुए दिनों की बेहतरीन यादें थी। गुलाम नबी संसद से जा रहे थे और पीएम अश्क बहा रहे थे। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे 14 बरस पहले 31 मई 2006 को आतंकवादियों ने डल झील के पास गुजराती यात्रियों की बस पर जो हमला किया था, पीएम उसे याद कर रहे थे। पीएम के एक एक शब्द बता रहे थे कि भावुकता की पृथ्वी उन्हें पाताल में खींचे लिए जा रही है। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया।
करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। गुलाम नबी उस रोज रो रहे थे और रोते हुए गुलाम नबी की बातें बताते हुए 14 बरस बाद पीएम भी रो पड़े थे। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। अमूमन धारा प्रवाह बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में आज अवरोधक बन गए थे। वो बोलना तो चाहते थे मगर गला रुंध गया था। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता। और पीएम जितनी बार गुलाम नबी का नाम लेते, गुलाम नबी उतनी बार हाथ जोड़कर आभार जताते। गुलाम नबी भी अश्क बार बार। कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले जिस वाकये पर पीएम जार हुए थे, उसी वाकये पर गुलाम नबी का मन भी दरक रहा था। डरके हुए मन से डरके हुए शब्द निकल रहे थे। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए। आज दिन याद रखेगा संसद का गलियारा, याद रखेंगी संसद की दीवारें, याद रखेंगे संसद के दरवाजे। आज भावुकता का वो अध्याय लिखा गया है जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच का भेद खत्म कर दिया है। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। आज अकेले पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ही नहीं रोए थे, बल्कि रोई थी पूरी संसद, रोए थे संसद के गलियारे, रोए थे संसद के सदस्य भी। सांसद इतने भावुक हुए कि किसी ने पीएम से अपील की कि पीएम गुलाम नबी आजाद को भविष्य में कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दे, तो किसी ने सलाह दी सदन को गुलाम नबी की जरूरत है, इसीलिए वो बीजेपी की ओर से संसद के सदस्य बन जाए। कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो फिर राज्य बन जाए तो वो चीफ मिनिस्टर होके आए, बने, ये मेरी कामना है। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद।
आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद। आप हमेशा रहो आजाद। हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। आप आज के पहले शायद ही कभी संसद का माहौल इस तरह का गमगीन रहा हो। सभी के गले रुधे हुए थे और सभी एक एक करके गुलाम नबी आजाद साहब ने जितने भी काम किए हैं उसको याद कर रहे थे। तो संसद के भीतर का दृश्य आपने देख लिया और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जल्दी से आपको दे देते हैं। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है, जो बिहार में एनडीए गठबंधन की कहानी बयां कर रहा है। आज के शपथ समारोह की कहानी में क्या खास थी, पहले उसको आपको समझा देते हैं। यहां पर देखिए, कुल 17 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी से 9 जबकि जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री पद की शपथ लेने वालों की तादाद रही है। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हालांकि दोनों ने तकरीबन बराबरी पर चुनाव लड़ा था, लेकिन आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया और इसी वजह से यहां पर भी आप देख रहे हैं कुल 17 मंत्री बीजेपी कोटा से 9 मंत्री, जेडीयू कोटा से कुल 8 मंत्री आज पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए। एक निर्दलीय मंत्री भी जेडीयू के कोटे से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब नीतीश को मिलाकर बिहार के मंत्रिमंडल में 31 मंत्री हो चुके हैं। पहले चरण में 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि आज 17 मंत्री शामिल किए गए। अब बिहार में सीटों के हिसाब से कोटे में अधिकतम 36 मंत्री रह सकते हैं। तो ये स्थिति है बिहार की। वहीं आज मंत्रिमंडल में कई अहम पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है और यकीनन आज की तारीख बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण। लेकिन अब इसी के साथ ही जिम्मेदारी बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों की, ताकि बिहार को नए रास्ते पर, नई ऊंचाइयों पर आगे लेकर जाए। और इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बेहद कम उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले शहनवाज हुसैन की बिहार में वापसी हुई। उन्हें एमएलसी बनाया गया और आज पद और गोपनीयता की उनकी ओर से शपथ भी ली गई है। इस वक्त खुद हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी लाइव जुड़ चुके हैं और आपको बता दें, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले आज तक के जरिए ही वो देश के सामने रूबरू हैं। उद्योग मंत्रालय का भारी भरकम दर्जा उनको दिया गया है। बहुत बधाई शहनवाज हुसैन जी आपको। जी शुक्रिया चित्रा जी। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, देखिए पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ये कहते रहे कि बिहार में उद्योग धंधे अगर नहीं लगे तो इसके पीछे की वजह रही कि यहां पर समंदर नहीं है। अब उद्योग मंत्रालय सौंप दिया गया है आपको, कहां से लाएंगे समंदर ताकि उद्योग लगाए जा सके बिहार में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकर्ता हूं। हम ठान लेते हैं तो सब कुछ कर लेते हैं। पार्टी ने कहा कि जाओ कश्मीर, कमल खिला के दिखाओ, तो कमल खिला के दिखाया। और पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मुझे बिहार की जिम्मेदारी सौंपी है, एमएलसी बनाया, फिर उद्योग मंत्रालय दिया है। तो उद्योग बिहार के अंदर रोड, बिजली, पानी, सड़क नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। बिहार में बेस बन गया है, रनवे बन गया है। अब बिहार का समय है टेक ऑफ करने का, क्योंकि बिहारी में इतनी स्किल है, इतना दम है कि वो जो काम दूसरे स्टेट में जाकर करते हैं वो काम अपने स्टेट में भी कर सकते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे दूं, जैसे ये कपड़ा हम पहनते हैं, इसको बनाने वाले 70% से ज्यादा कारीगर बिहार के हैं, लेकिन वो त्रिपुर में है, वो तमिलनाडु में है, वो बेंगलोर में है, वो दिल्ली में है। अगर हम यहीं पर संसाधन दें तो बांग्लादेश में आज टेक्सटाइल का हब बन गया, वो यहां भी बन सकता है। उस तरह और भी संभावनाएं बिहार के अंदर, बिहारी के अंदर क्षमता है जी। बिहारी चांद पर जाकर पहुंचकर भी वहां पर संसाधन उपलब्ध कर सकता है। तो समुद्र न भी हो तब भी उद्योग को बढ़ाना होगा, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह रोजगार के लिए लोग बाहर गए और हम लोगों की आलोचना हुई, तो हमने चुनौती को अवसर में बदला और यहां पर हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है कि हम यहीं पर अपने स्किल लेबर को यहां पर
कैसे काम दें, रोजगार दें। जी। तो अगर मैन पावर होगा, आप देखिए चाइना क्यों ज्यादा सामान बनता है, क्योंकि मैन पावर है वहां पर। आप बांग्लादेश टेक्सटाइल में क्यों आगे हो गया, कि मैन पावर है। तो बिहारी के पास अकल भी है, ताकत भी है, वो क्षमता भी है, वो चाहे तो अपने घर में भी 4 चांद लगा सकता है। तो ये जिम्मेदारी मिली है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के सपनों का बिहार बनाकर दिखाएंगे। और ये चुनौती को पूरी तरह के लोग कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में उद्योग नहीं है। प्रचार कर दिया जाता था कि अपहरण का उद्योग था पहले, अब उद्योग होगा, यहाँ लोग काम करेंगे। यहाँ के नौजवानों को काम चाहिए। यहाँ का नौजवान चाहता है कि रोजगार उसको अपने सरजमी पर मिले, अपने माँ के आंचल के साए में मिले। हम वो देने का उनको वचन देते हैं। जो बिहार के लोग, चित्रा जी आपके जरिए, आज तक के जरिए मुझे सुन रहे होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर जो मेरा अनुभव है केंद्र का, जो मेरे संबंध हैं, संपर्क हैं, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, इस चुनौती को पूरा करेंगे। और बिहार उद्योग में जहां पीछे नजर आता है उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको मुख्यमंत्री जी को ही समझाना होगा ना कि समंदर नहीं सही, लेकिन यहां पर भी उद्योग धंधे अच्छे से फल फूल सकते हैं, पड़ोसी राज्यों के एग्जाम्पल देकर। नहीं, देखिए बहुत से राज्य हैं जहां पे समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी उद्योग वहां पे है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उस संदर्भ अलग था कि जो समुद्र के किनारे राज्य थे वहां पहले उद्योग पहुंचा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि समुद्र नहीं है तो हम यहाँ उद्योग नहीं ला सकते। ये सही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है समुद्र का एक लाभ भी होता है। और हमारे यहाँ तो पूरी तरह लैंडलॉक इलाका है। हमारे यहाँ नदियां ऐसी हैं साहब, गंगा जी बहती हैं हल्दिया से यहाँ तक। तो आप देखिए कि यहाँ जो हम अगर अभी नितिन गडकरी जी ने शुरू किया है ना जी, तो उसको हम गंगा नदी को ही समुद्र की तरह उपयोग करेंगे। इसके जरिए जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया वो करेंगे। बिहार में आज 14 करोड़ का स्टेट है। एक पटना एयरपोर्ट है, एक गया में जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो वो एयरपोर्ट बनाया था, एक दरभंगा में है। लेकिन क्षमता ये है कि हम भागलपुर में बना सकते हैं, हम बेतिया में बना सकते हैं, रक्सौल में। हम ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और उद्योग मंत्री जी, तो बहुत हम पूरी उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं इस पर आप पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आपका पुराना रिकॉर्ड है बहुत कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का केंद्र में। अब मैं दूसरे सवाल पर आ जाती हूँ। लोगों के मन में ये है कि वचन है बिहार को आपके जरिए। ठीक है, ये आपका वचन है और वचन ही शासन होता है। इस तरह के डायलॉग भी निकलकर सामने आए थे। लेकिन अब मेरा अगला सवाल आपसे, लोगों के ज़हन में ये भी है कि इनको केंद्र में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, बिहार में क्यों भेज दिया गया। और इसके साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि चूंकि बीजेपी और जेडीयू में सीटों का एक बहुत बड़ा अंतर है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो पर्दे के पीछे से शहनवाज हुसैन को कोई बड़ा खेल करने की जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है बिहार में? नहीं, बड़ा खेल तो करने की जिम्मेदारी है ना कि उद्योग का जाल बिछा देना है। रोजगार के मुद्दे पर हमारी सरकार को घेरा गया था। हम स्वरोजगार और रोजगार को यहाँ आगे बढ़ाकर दिखाएंगे। और जहां तक सवाल है जेडीयू बीजेपी के संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं और मैंने तो उनके साथ केंद्र में भी काम किया है। मैं जानता हूं कि वो बहुत मेहनती इंसान है, वो बहुत कोई भी काम करते हैं बहुत तत्परता से करते हैं। और हमारे वो आज मुख्यमंत्री हैं तो उनके अनुभव का लाभ, क्योंकि आप देखिए बहुत हिंदुस्तान में नवीन पटनायक और नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अनुभव बहुत बड़ा है जी। तो उस अनुभव का लाभ बिहार को जरूर मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के मन में बिहार बसता है, वो तो पूरी तरह चाहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है। तो जो हमें यहाँ भेजा उन्होंने, देखिए काम चित्रा जी काम होता है, केंद्र में काम करें, विधानसभा में काम करें, लोकसभा में काम करें, काम होता है। और हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो काम दे दे उसी काम को मानकर उस काम को आगे बढ़ाना है। तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, बिहार आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं चुनाव होगा तो शाहनवाज हुसैन बिहार में ही बैठा होगा, बंगाल में चुनाव होगा तो दीदी के दरवाजे पर भी जाकर यही मेन दस्तक देने का काम करेंगे। बिल्कुल, अब मैं इसी सवाल पर आ जाती हूँ। क्योंकि एक मुस्लिम चेहरे को बिहार में भेजा गया है, वहीं दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से अब खेल बनाना कहें बिगाड़ना कहें, क्योंकि
5 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति बना दी है बिहार में। ऐसे में आपके चेहरे की बदौलत जो मुस्लिम वोटर है, न सिर्फ बिहार का बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल का भी, उस पर भी बीजेपी की नजर है। तो आपको पश्चिम बंगाल भी भेजा जाएगा ताकि वहां पर मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ बनाई जा सके, क्योंकि 30% एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हमारी पार्टी न देखती है। हम लोग तो सर्वधर्म संभाव वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लोग हैं। हम धर्म के नाम पर कभी न राजनीति करते हैं, न भेदभाव करते हैं। तो हमें यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं बंगाल जाऊंगा, काम करूंगा वहां भी, और बिहार के अंदर भी जहां कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती है जो 5 सीटें, वो वही इलाका है जहां से कभी मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कोई जीतकर लोकसभा में गया तो मैं ही गया हूं। उस इलाके में मैंने 99 में जाकर बीजेपी का झंडा लहरा दिया था, जहां 70% मुस्लिम आबादी है। और मेरी पार्टी ने जब कहा जहां 85% हिंदू आबादी है भागलपुर, वहां पर भी जाकर मैंने मोहब्बत का कमल खिला दिया था। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम तो लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे, कम्युनिकेट हम करने में नाकामयाब रहे हों। जी, मेरा जल्दी से इस पे छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। मुस्लिम मतदाता बीजेपी से एक दूरी बनाकर रखते हैं, उस दूरी को शहनवाज हुसैन साहब पाट पाएंगे क्या? देखिए, बहुत दूरी नहीं है, थोड़ा हल्का सा है, चिलमन सा है। वो हमें भी देखते हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन वोट के वक्त में नहीं होता है। तो एक है कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। यानी जो बीच में थोड़ी सी झिलझिली सी है ना, यानी वो दूर देखते हैं तो हमारी छवि जो अलग दिखती है वो नहीं होगी। हम सबके बीच में जाएंगे। हम हर मतदाता के दरवाजे पे जाने वाले लोग हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाले लोग हैं। हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। जिम्मेदारी मिली है नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी की उम्मीद पर 100% खड़े उतर कर दिखाएंगे। जो बातें आप कह रहे हैं, उम्मीद यही कि इस पर आप भी 100% खड़े उतरें। इसी उम्मीद के साथ आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शहनवाज हुसैन साहब, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले आज तक पर आप आए और आपके जरिए पूरे देश ने आपको सुना। उम्मीदें बहुत ज्यादा है और उम्मीद यही कि उन उम्मीदों पर आप पूरी तरह से खरे उतरें। और अब इंडिया टुडे ग्रुप के वायु प्रदूषण संबंधित अभियान लेट इंडिया ब्रीथ, जो हीरो इलेक्ट्रिक द्वारा समर्थित है, उसके बाद जिसमें आज हम दिखाएंगे मदर्स ऑफ ट्रीज के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री जादव पायेंग की कहानी, जिन्होंने असम के जोरहट जिले में 550 हेक्टेयर इलाके में वन लगाया है। असम राज्य के जोरहट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक 550 हेक्टेयर में फैला वन है, जिसका पोषण एक आदमी ने किया है, जादव पायेंग। 1979 तो ओवर फ्लड हुआ। ओवर फ्लड में बहुत जाबरा बड़ा चाइना से और अरुणाचल प्रदेश से जाबरा में बहुत स्नेक्स आया था। 7 मई नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जादव पायेंग सन 1979 से हर दिन एक पौधा लगा रहे हैं। जब बैम्बो रुकने से भी सांस हुई, सांस होने से भी साधना नहीं मरी, और पेड़ रुकते 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 30 ईयर्स में फॉरेस्ट बन गया। पहले डियर आ गया, डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर का, राइनो आ गया, एलिफेंट आ गया। जादव पायेंग को हमें सांस लेने दो का एक सुनहरा सलाम। पेड़ लगाने से भी जितने भी प्रदूषण होता है, जितनी भी खराब होता है, अभी ऑक्सीजन कितने कम है, ये मत काटिए। मैं तो जो करा है फॉरेस्ट बनाने में प्लांटेशन करके अभी कर रहा है, और जितने दिन रहेगा स्टूडेंट के साथ रह के वो तो प्लांटेशन करने वो लोग को सिखाएगा। यदि हम कल बेहतर और स्वच्छ हवा चाहते हैं तो आज ही छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपनी शुरुआत हमें करनी होगी।